मेरा नाम है सजाद अमन जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसका कानून नंबर है 8। कोशिश करें कि लोग चलकर आप तक आएं और आप पर इन्हिसार करें, और इसके लिए कोई जाल बिछाने से भी दरेग न करें। जब आप अपने हरीफ को पहले चाल चलने पर मजबूर कर देते हैं तो जंग की बाजी आपके हाथ में आ सकती है, और इससे भी बेहतर यह है कि आप हरीफ को इतनी जल्दबाजी में चाल चलने के लिए उकसाएं कि वो तमाम तर एहतियाती और दिफाई तदाबीर को बाला ताक रख दे। हरीफ को इस धोखे में मुब्तला कर दें कि पहल करने में ही उसका फ़ायदा है, और फिर जब वो आपके जाल में फंस जाए तो आप हमला करें। इससे जीत आपका मुकद्दर बन सकती है। इंसानी तारीख में कई बार ये मंजर दोहराया गया कि एक जारह मिजाज रहनुमा कुछ जुर्रतमंदाना इक़दामात करता है और इस तरह उसकी ताकत में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है। ताहम बहुत जल्द उसकी ताकत अपने उरूज पर पहुंच जाती है, और फिर नुक्ता उरूज पर पहुंचने के बाद फिर हर चीज़ उसके खिलाफ होना शुरू हो जाती है। उसकी ताकत से खौफजदा कमज़ोर दुश्मन उसके खिलाफ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और वो घबराकर जल्दी जल्दी से अपने दुश्मनों के खिलाफ कई चालें चलना शुरू कर देता है। कई चालें चलने की वजह से आखिरकार थक हार अपने आप को और अपनी तवानाई को ख़त्म कर देता है। इसकी वजह यह है कि जारह और गुस्सीला शख्स खुद अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। वो अपनी एक दो चालों से आगे नहीं देख सकता, और न ही अपने अंधे गुस्से में उठाए गए इक़दामात के अंजाम से आगाह होता है, क्योंकि वो हमेशा अमल के बजाय सिर्फ अपने दुश्मनों के हमलों पर रद्द अमल में मसरूफ़ रहता है, और इस तरह उसकी तमाम ताकत व तवानाई खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। इक़्तिदार के ऐवानों में रहते हुए आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि इधर उधर दुश्मनों का ताक़ुब करने, मसाइल का हल करने की कोशिशों और दुश्मनों को शिकस्त देने का क्या फ़ायदा अगर आपको खुद पर काबू नहीं है। मैं मुख्तलिफ इक़दामात की क़यादत करने के बजाय सिर्फ दूसरों के अफ़आल पर रद्द-ए-अमल ही क्यों दे रहा हूँ, ये सवाल अपने आप से करना चाहिए। इसका जवाब बड़ा सादा है, वो ये कि ताकत के बारे में आपका नज़रिया गलत है। आपने जारियत पर मुबनी अफ़आल को बहुत मुअस्सर इक़दाम समझ लिया है, जबकि अक्सर औक़ात सब्र व सुकून से इंतज़ार करना ज़्यादा मुअस्सर साबित हो सकता है। जबकि आपके दुश्मन आपके सब्र की वजह से किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, और उस गलतफहमी की वजह से अज खुद कोई कदम उठा सकते हैं। इससे वो आपकी चाल में फंस सकते हैं। सब्र व सुकून से इंतज़ार करने से फौरी फतह के बजाय दूररस फतह और ताकत हासिल हो सकती है। याद रखें कि ताकत व इख्तियार का निचोड़ अपने तमाम अफ़आल और चालों को अपने काबू में रखना होता है। आप दूसरों को अपनी चालों का जवाब देने पर मजबूर करें ताकि वो अपनी ताकत का इजहार कर सकें, और उन्हें अपने पत्ते ज़ाहिर करने का मौका दें ताकि आप अपनी मर्जी के वक्त पर उन्हें काबू कर सकें। आप अपने दुश्मनों और अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों को कभी अपनी चालों से आगाह न होने दें, और उन्हें हमेशा मुदाफ़ियाना हालत में रखें। जब आप लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो आप पर इन्हिसार करें, तो आप सारी सूरत हाल पर काबू रखते हैं, और आपका अपनी ताकत पर भी काबू होता है। आपको अपने आप को उसी मुकाम पर रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपने जज्बात पर काबू होना चाहिए, नेज़ और गुस्से को अपने आप पर कभी हावी न होने दें, और साथ ही आप कोशिश करें कि आप अपने दुश्मनों को गुस्सा दिला सकें ताकि वो गुस्से में अंधे होकर आपके खिलाफ कोई ना कोई गलत कदम उठा सकें। इससे आप अपने दुश्मनों की गलतियों से फ़ायदा उठा सकेंगे। अपने दुश्मन को खुद तक आने पर मजबूर कर देने का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि दुश्मन आपके इलाके में दाखिल होकर आपके खिलाफ कोई गलत कदम उठा सकता है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। मुज़ाकरात और बातचीत के लिए भी दानिशमंदी यही है कि आप अपने दुश्मनों को बहलाकर अपने इलाके या फिर अपनी मर्जी के इलाके तक ले आएं, जहां आप अपने हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू रखते हों, जबकि मुखालफीन नाशनाई की वजह से मुदाफ़ियाना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। चीज़ों और मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना एक ख़तरनाक खेल हो सकता है। जब किसी को शक हो जाए कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है तो उसे काबू करना मज़ीद मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपने दुश्मन को खुद तक लाते हैं तो वो इस फरेब में मुब्तला होता है कि सूरत हाल उसके काबू में है।
19वीं सदी का बदनाम जमाना नौसरबाज डैनियल ड्रू स्टॉक मार्केट में खेल खेलने का माहिर था। वो जब भी किसी मखसूस स्टॉक को खरीदना या फरोख्त करना चाहता तो बहुत ही कम बराह रास्त चाल चलता था। वो इस अंदाज में कीमतों में उतार चढ़ाव पैदा करता ताकि उसको उसकी मर्जी के नतायज हासिल हो सकें। उसकी एक मशहूर तरकीब ये थी कि वो वॉल स्ट्रीट की तरफ तेज तेज कदमों से जाता और रास्ते में अपना पसीना साफ करने के लिए जेब में से रुमाल निकालता, जिसके साथ कोई ना कोई कागज का टुकड़ा भी बाहर गिर जाता। वो यही जाहिर करता कि उसे उस कागज के टुकड़े के बारे में कोई इल्म नहीं है। कई लोग भाग भाग कर वो कागज का टुकड़ा उठाते जिस पर किसी न किसी स्टॉक के बारे में कोई अहम बात दर्ज होती। लोग धड़ाधड़ वो चीज खरीदते या फरोख्त करते और इस तरह मुकम्मल तौर पर वो ड्रू के हाथों में खेल रहे होते। फिलिप बर्नेल्स की निशात सानिया के दौर का एक अजीम आर्किटेक्ट था। वो दूसरों को अपने कदमों में बुलाने के फन का माहिर था। दूसरों को आजिज करके अपने सामने झुका देना ही उसकी असली कुव्वत थी। एक दफा फिलिपो को सांता मेरिया डेल फेवर के गुंबद की मरम्मत का काम दिया गया। उस मुकद्दस इबादतगाह की तामीर और मरम्मत में हिस्सा लेना एक बहुत ही मुकद्दस काम समझा जाता था। आला हुकाम ने उस काम की नज़ाकत के पेश नज़र एक और आर्टिस्ट लोरेंजो की खिदमत भी हासिल कर ली। फिलिपो को यह बात अच्छी न लगी क्योंकि वो जानता था कि लोरेंजो को उसके ताल्लुकात की बुनियाद पर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। फिलिपो ने दौरान तामीर अचानक बीमारी का बहाना करके खुद को काम से अलग कर लिया और हुकाम से कहा कि बाकी मंदा काम लोरेंजो से मुकम्मल करवा लिया जाए। इससे लोरेंजो की नाअहलियत की कलई खुल गई। अब आला हुकाम ने फिलिपो की मिन्नत व समाजत करना शुरू कर दी कि वो अधूरा काम मुकम्मल करे, लेकिन फिलिपो ने एक ही रट लगाए रखी कि बाकी काम लोरेंजो से मुकम्मल करवाया जाए। आला हुकाम बात की तह तक पहुंच गए और लोरेंजो को काम से अलहदा कर दिया। यूं ही लोरेंजो की काम से अलहदगी की खबर फिलिपो के कानों तक पहुंची तो कुछ ही दिनों के बाद फिलिपो ने अपनी सेहतमंदी का ऐलान कर दिया और वापस काम पर आकर अपनी पूरी सलाहियतें बरूए कार लाते हुए बाकी मादा काम पाए तकमील तक पहुंचा दिया। फिलिपो ने दूसरों को अपने कदमों में लाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त कामयाबियां हासिल की। दूसरी कहानी, सन 1905 में जापान और रूस के दरमियान जंग जारी थी। जापान ने अभी नए नए जंगी जहाज बनाने शुरू किए थे। जापानी जनरल टोगो ने एक चाल चलते हुए अपनी कुछ गोदियां रूसी फौज के हवाले कर दी। उसने पसपाई इख्तियार की जिससे रूस इस जाम में मुब्तला हो गया कि जापान उसकी बहरी कुव्वत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता और वो जब चाहें जापान को नीस्त और नाबूद कर सकते हैं। लेकिन जब रूस ने ऐसा करना चाहा तो हर तरफ से रूस की नाकाबंदी हो चुकी थी। जब उस नाकाबंदी से बचकर रूसी नेवी जापान तक पहुंची तो उस बुरे सफर की वजह से उसके जवान थकन से चूर थे। जापानी नोआमोज और नातजुर्बेकार होने के बावजूद रूसी नेवी को तबाह करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए। याद रखिए, अच्छे जंगजू दूसरों को खुद तक आने पर मजबूर करते हैं और खुद उन तक नहीं जाते, क्योंकि जब आपका दुश्मन आप तक आता है तो वो अपनी ताकत से काफी हद तक महरूम होता है और आप चूंकि अपने इलाके में होते हैं इसलिए आप ताकत से भरपूर होते हैं। ताकत से भरे फरीक का अपनी ताकत से महरूम फरीक पर हमला ऐसे ही है जैसे पत्थरों से अंडों पर हमला करना। यह था सजाद अहमद जुनेजो। आज की किताब का नाम था ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसका कानून नंबर था 8। तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।